हेलो लक्ष्मी। हेलो मैम। मैंने सुना ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा याद कर लिया तुमने। तो चलो मुंह जबानी सारा बताओ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एक एसेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल में हमें सिंगल पेरेंट चाहिए होता है और सेक्सुअल में हमारे दो पार्टनर्स होते हैं। उसके बाद ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं और विविपेरस होते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तीन स्टेजेस होते हैं: पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और गैमीट ट्रांसफर होता है। उसके बाद हमारा फर्टिलाइजेशन में होता है सिनगैमी, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और जाइगोट का फॉर्मेशन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारा जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, ब्लास्टोसिस, उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। हमारा जो फीटस एम्ब्रियो है वो फीटस में कन्वर्ट होता है। उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है, फिर पास्चुरेशन होता है, फिर लैक्टेशन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारा मेल में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो मेल में हमारे टेस्टिस होते हैं जो कि पेयर टेस्टिस होते हैं, स्क्रोटम के अंदर होते हैं। स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। और टेस्टिस जो होते हैं हमारे वो ओवल इन शेप होते हैं, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ और 2 to 3 सेंटीमीटर वेथ। ये जो हमारा स्क्रोटम होता है वो जो मेल बॉडी होती है उसके बाहर प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसे मेल बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए। अगर हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमारी बाहर एक डेंस कवरिंग होती है, ट्यूनिका एडवर्जिना, जो कि अंदर की तरफ दसी हुई होती है। उसके अंदर हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उसके आगे हमारा रेटे टेस्टिस होता है, फिर हमारा वासा इफ्रेंशिया विच लीव्स द टेस्टिस। उसके बाद एपिडिडाइमस और फिर वास डिफरेंस। सबसे पहले हमारे जो टेस्टिस होता है उसके अंदर हमारे लोब्स होते हैं। और उनमें एक लोब में 2 से 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। और एक कंपार्टमेंट में, मतलब एक लोब में 2 to 3 हमारे वो होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और ये हाईली कोइल्ड होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमारे दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक हमारे वो जर्म सेल्स होते हैं और दूसरे हमारे सर्टोई सेल्स होते हैं। और जो बाहर का स्पेस होता है उसमें हमारे लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स आगे चल के स्पर्म्स बनाते हैं और हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं वो हमारा वो एंड्रोजन सीक्रेट करते हैं और हमारे सर्टोई सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो गोनेडोट्रोपिन हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमारे पिट्यूटरी से वो गोनेट्स रिलीज करवाता है, एलएच और एफएसएच। एलएच जो होता है वो हमारे लेडिक सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करता है और उसमें हमारे एंड्रोजन सीक्रेट करवाता है। और हमारा एफएसएच जाके सर्टोई सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, जो कि एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर रिलीज करवाता है और हमारा स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है और एबनॉर्मल स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस करवाता है। यहाँ से हमारी प्रोसेस शुरू होती है। इसमें क्या होता है कि हमारा सबसे पहले तो सबसे पहले आता है हमारा ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या सबसे पहले आता है मल्टीप्लिकेशन स्टेज, जिसमें हमारे जो जर्म सेल्स हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्मेटोगोनिया ही बनाते हैं। इसके बाद आता है हमारा मैच्योर वो ग्रोथ स्टेज, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोगोनिया का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, जो कि डिप्लॉयड होते हैं। इसके बाद हमारा मैच्योरेशन स्टेज आता है, जिसमें म्यूसिस फर्स्ट करके वो स्पर्मेटिड्स बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और म्यूसिस सेकंड करके 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। इनमें क्या होता है कि हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बने, उसके बाद ये हमारे रेटे टेस्टिस में गए, फिर हमारे वासा इफ्रेंशिया में, और उसके बाद हमारे एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस हमारी हाईली कॉइल्ड होती है और इस पंप्स को मोटिलिटी प्रोवाइड करवाती है, मतलब कि चलना सिखाती है। उसके बाद हमारा वास डिफरेंस में होता है, जहाँ जो कि एब्डोमेन के ऊपर से लूप ओवर करता है। उसके बाद ये हमारे सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है जो कि फ्रक्टोज रिलीज करती है, वो उसके साथ मिलते हैं हमारे, और ये हमारे इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करता है। आगे चल के इसमें हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन मिलता है, मतलब कि कैल्शियम मिलता है। और उसके बाद हमारे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन मिलता है। ये सब मतलब कि हमारे, और उसके बाद ये फिर मतलब कि बाहर आ जाता है। उसके बाद देखा था कि ये जो हमारे ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है प्लस स्पर्म, इन सबको मिला के हम सीमेन बोलते हैं। उसके बाद था कि हमारे जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है वो लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करती है, मतलब कि बेसिकली कॉइटस में हेल्प करती है। इतना पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा था फीमेल के बारे में। फीमेल में क्या था कि फीमेल स्ट्रक्चर अगर देखें तो हमारा यूट्रस जो होता है वो इन्वर्टेड पेयर लाइक शेप होता है, और ये हमारे लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ा हुआ होता है हमारे पेल्विक रीजन से। और हमारे ओवरीज होती है दो, जो कि 3 to 4 सेंटीमीटर होती है, मतलब कि वेड्थ में। फेलोपियन ट्यूब होती है जो कि यूट्रस और ओवरी को जोड़ती है। ओवरी के पास हमारे फेलोपियन ट्यूब के फिम्बरे होते हैं। और
यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है हमारा स्थमस, स्थमस एम्पुला और फिमरे, ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं। सॉरी, स्थमस इन्फंडिबुलम और स्थमस एम्पुला और इन्फंडिबुलम, ऐसा होता है। हमारी जो ये होती है फेलोपियन ट्यूब भी 10 to 12 सेंटीमीटर होती है लेंथ में और सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम से बनी हुई होती है। उसके बाद था कि हमारे यूट्रस के नीचे सर्विक्स होता है और वेजाइना होता है। सर्विक्स प्लस वेजाइना हमारी बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती है। इसमें था कि हमारा ओवरीज, हाँ, इसमें अगर oogenesis देखे तो सबसे पहले क्या होता है कि फीमेल्स में ऐसा होता है कि मेल्स में प्यूबेरिटी हिट होने के बाद स्पर्म्स का फॉर्मेशन चालू होता है, लेकिन फीमेल में एट द टाइम ऑफ जब वो मदर वूम में होते हैं तभी से उसमें oogenesis शुरू हो जाती है। मिलियंस ऑफ oogonia उसमें ऐड होते हैं एट द टाइम ऑफ वॉर्म कंडीशन, जब वो फीटल कंडीशन में होते हैं तभी ऐड हो जाते हैं। उसके बाद उनमें क्या होता है कि oogonia हमारा वो मल्टीप्लाई करके, मतलब मल्टीप्लिकेशन स्टेज आ चुका होता है और बहुत ज़्यादा उगोनिया बना चुकी होती है। उसके बाद हमारा प्राइमरी oocyte बना लेती हैं वो, और उसके बाद वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आके प्राइमरी oocyte बना लेती है। फिर उसमें मैचुरेशन स्टेज स्टार्ट हो जाती है जिसमें वो मियोसिस फर्स्ट कर ही रही होती है लेकिन वहाँ के डिप्लोटिंग स्टेज में फंस जाती है। फिर प्यूबेरिटी हिट होते होते उनकी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है और फिर सेकेंडरी oocytes बन जाते हैं। उसके बाद वो भी मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो जाते हैं। अगर आगे चल के स्पर्म आता है तो हमारा जो oocyte है वो ओवम में कन्वर्ट होगा, और अगर नहीं आएगा तो डीजनरेट हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ साथ बाहर निकल जाएगा। इसके बाद था कि इसके बाद हमने देखा था हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया, तो स्पर्म में ऊपर हमारा एक्रोसोम होता है जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम होता है इसमें। उसके बाद हमारा हेड होता है, मिडल नेक होती है, मिडल पीस होती है और टेल होती है। हेड में हमारा एक्रोसोम और जेनेटिक मटेरियल होता है बेसिकली उसका। उसके बाद नेक में हमारा उसका प्रॉक्सिमल और डिस्टल होता है 9+0 के एरे में। उसके बाद मिडल पीस में एक्सोनिम होती है 9+2 के एरे में, और माइटोकॉन्ड्रिया होती है और टेल बेसिकली उसे मोटिलिटी प्रोवाइड करवाती है। एक जो 1 ml जो 1 ml सीमेन होता है उसमें 100 मिलियन तक स्पर्म्स होते हैं, और एक इजेकुलेशन में जो मेल पार्टनर होता है वो 2 to 3 ml तक हमारा सीमेन रिलीज करता है जिसमें 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। एक फर्टिलिटी के लिए इनमें से कम 60% स्पर्म्स के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और उसमें से 40% स्पर्म्स के पास विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद फीमेल में देखा था कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है फीमेल का। तो मेमोरी ग्लैंड्स में क्या होता है कि जो पेक्टोरल जो मसल होती है, पेक्टोरलिस मेजोरा, उसके ऊपर होती है। तो मेमोरी ग्लैंड में पहले हमारा फैट होता है, मेमोरी लोब्स होते हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब होती है, उनके अंदर एल्वेलाई होते हैं। एल्वेलाइज जो होते हैं वो मिल्क सीक्रेट करते हैं जो कि आगे चल के वो मेमोरी टिब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो आगे चल के मेमोरी डक्ट बनाती है, वो मेमोरी एल्वेलाई, और लास्ट में लेक्टिफेरस डक्ट हमारी जो कि निपल के थ्रू वो होती है, और जो बेबी होता है वो मिल्क सक आउट करता है निपल से। इसके बाद हमारा था कि इसके बाद थी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में था कि इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा होता है कि जो फीमेल होती है, जो कॉर्डेट्स होते हैं, मतलब जो प्राइमेट्स होते हैं, उनके फीमेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें जो फर्स्ट मेंसेस शुरू होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिनार्च, और लास्ट को बोलते हैं मेनोपॉज। मिनार्च शुरू होता है एट अराउंड प्यूबेरिटी, मतलब एट द एज ऑफ 13 to 15 ईयर्स, और मेनोपॉज आता है एट द एज ऑफ अराउंड 50 ईयर्स। और इसमें क्या होता है कि ये 28 to 29 डेज के साइकिल होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट 5 डेज के होते हैं हमारे ब्लीडिंग फेज, मतलब मेंसेस। इसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियम जो होती है वो झट रही होती है। उसके बाद क्या होता है कि आता है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज होता है जिसमें कि जो हमारे वो होते हैं जो हमारे ग्रेनुलोसाज होते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स जो होते हैं प्राइमरी oocyte के ऊपर, वो हमारे सीक्रेट कर रहे होते हैं बहुत सारा ईस्ट्रोजन, इसलिए इस टाइम पे ईस्ट्रोजन का पीक आता है। उसके बाद हमारा ये अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज तक चलती है। 14 डे पे हमारा आता है ओव्यूलेशन फेज, क्योंकि इस टाइम पे LH, FSH और ईस्ट्रोजन तीनों का लेवल ही पीक पे होता है। तो ये हमारा होता है। उसके बाद हमारा आता है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज जो होता है उसमें क्या होता है कि हमारा
FSH का जो लेवल होता है वो बढ़ रहा होता है, और हमारे जो वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो बेसिकली हमारा सीक्रेट कर रहा होता है प्रोजेस्टेरॉन को, और स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन भी सीक्रेट करता है। तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का पीक आता है। 21st डे पे हमारे प्रोजेस्टेरॉन का पीक आता है, उसके बाद फिर वो 28 डेज तक चलते हैं, और वापस से फिर हमारे मेंसेस शुरू हो जाते हैं। और इसमें ऐसा होता है कि हमारे जो वो होते हैं, जो शुरू में बताया था मैंने, ग्रेनुलोसा सेल्स जो होते हैं वो हमारे ईस्ट्रोजन सीक्रेट कर रहे होते हैं, और LH का भी मतलब की अमाउंट बढ़ा रहे होते हैं, और हमारे जो ग्रेनुलोसा कॉर्पस ल्यूटियम है वो FSH का भी अमाउंट बढ़ा रहा होता है, और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सब कुछ रिलीज कर रहा होता है। और जब मतलब कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन जब होता है तो इसे हम रिलीएबल वो मानते हैं, प्रेगनेंसी का इंडिकेटिव मानते हैं। लेकिन जब मतलब कि मान लो कि इम्प्रॉपर हेल्थ है आपकी और आप फिट नहीं हो तो भी मतलब कि ऊपर नीचे हो सकती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद था हमारा उसके बाद आता है हमारा इंसेमिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट करता है फीमेल को। स्पर्म जब निकलता है, मतलब कि स्पर्म को कैल्शियम का लार्ज अमाउंट होता है ताकि वो मतलब कि मूव कर सके। तो जब हमारा मतलब कि एक एसएनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो सभी पॉपुलेशंस हैं वो प्रेगनेंसी को लीड नहीं करते। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी तभी होती है जब हमारा थमस एम्पुलरी जंक्शन के ऊपर ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली मीट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्पर्म जो आएगा वो पेनिट्रेट करता है ओवम को, जोना पेलुसिडा लेयर को पेनिट्रेट करता है, तो एक ही स्पर्म एक बार में एंटर कर पाता है, और उसके बाद सोडियम आयंस का फ्लश हो जाता है। 72 आवर्स के अंदर जो सेकेंडरी oocyte था वो ओवम में बदल जाता है, और उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद उसमें क्लीवेज डिवीजन होने लगता है जल्दी 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 जल्दी। और ये क्या होता है हमारा कि मतलब कि जितना अमाउंट है, मतलब कि एक सेल में जितना अमाउंट था जाइगोट में उतना ही रहता है, बस डिवाइड होते हो, है ना, अमाउंट नहीं बढ़ता। क्लीवेज डिवीजन होता है, उसके बाद 2, 4, 8, 16 मोरुला का फॉर्मेशन होता है, फिर हमारा ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। और जिस टाइम पे फॉर्मेशन हो रहा होता है उस टाइम पे वो क्या करते हैं, थमस इम्पिलरी रीजन से और मूव करते रहते हैं यूट्रस की तरफ। लास्ट में जो ट्रोपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, बाहर की लेयर और अंदर इनर सेल मास, और इस कंडीशन में आके वो अटैच हो जाता है यूट्रस से। उसके बाद क्या होता है कि जब यूट्रस से वो अटैच हो जाएगा तो जल्दी 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 जो मेटरनल टिश्यूज मतलब कि यूट्रस के जो वो हैं सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होने लगते हैं, जिन्हें क्रोनिक विलाई कहते हैं, जो कि इनिशियली जो फीटस है उसे वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और बाद में क्रोनिक विलाय और मेटरनल टिश्यूज मिलकर और स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बताते हैं, जैसे प्लासेंटा कहते हैं। जो लेटर फेज जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स का और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वेस्ट मटेरियल्स का रिमूवल और फूड वगैरह ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाना प्लासेंटा के उसमें होता है। प्लासेंटा जो होती है वो न्यूरो एंडोक्राइन टिश्यूज के तरीके से एक्ट करती है। HCG HPL रिलैक्सिन, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे ओनली इन द प्रेगनेंसी ही रिलीज होते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे इनका लेवल चेक भी किया जाता है। उसके बाद ऐसा होता है कि मदर के अंदर भी सेवरल चेंज मतलब कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, जैसे कि थायराइड, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और भी कुछ हार्मोन, मतलब सभी हार्मोन्स का जो लेवल है वो मतलब कि ज़्यादा ही रहता है उस टाइम पे। उसके बाद था कि जो एम्ब्रियो है मतलब कि फीटस है उसका डेवलपमेंट होता रहता है। फर्स्ट मंथ में उसका हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो 1 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद फीटस का जब चेक करते हैं तो स्टेथोस्कोप से ही कर लेते हैं। फर्स्ट मंथ में हमारा हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, सेकंड में लिम्स और डिजिट्स का, थर्ड में जो मतलब कि मेजर ऑर्गन्स का हो जाता है, फिफ्थ में जो होते हैं हमारा हेयर्स ऑन हेड अपीयर होते हैं, सिक्स में हेयर्स ऑन बॉडी होते हैं, और पूरा मतलब फॉर्मेशन हो चुका होता है, उसके बाद डेवलपमेंट ही होता है। इसके बाद था कि पास्चुरेशन के बारे में था कि जब मतलब कि ह्यूमन जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ 7 डेज की होती है बेसिकली। तो इसके बाद इसके बाद क्या होता है कि न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म चलता है पूरा। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा पहले, रिलैक्सिन जो होता है वो लेटर फेज ऑफ लाइफ में लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में ही रिलीज होता है, क्योंकि पास्चुरेशन में हेल्प करता है बेसिकली। तो इसमें क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो मदर की मतलब कि फीटस जो है, फीटस और प्लासेंटा ये बेसिकली मिलके और हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज करवा देते हैं, जो कि मदर की पिट्यूटरी में जाएगा। फिर ये क्या करेगा कि ट्रिगर हमारा वो कॉन्ट्रैक्शन जो स्मूथ मसल्स हैं मतलब कि जो हमारी मायोमेट्रियम की स्मूथ मसल है उनका विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ना।
उसके बाद फिर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, फिर वो और कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, ऐसे करके मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, विग्रस कॉन्ट्रेक्शन। और थर्ड टाइम में जो फीटस इजैकुलेशन रिफ्लेक्स होता है उसकी वजह से थर्ड टाइम में जो बेबी है वो मतलब कि मेजॉरिटी में थर्ड टाइम में वो बाहर आ ही जाता है। उसके बाद होता है कि जो बेबी होता है न्यू बॉर्न होता है तो उसमें एंटीबॉडीज़ वगैरह नहीं होती, तो उसे मदर मिल्क ही दिया जाता है क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रम होता है और उसमें IgA एंटीबॉडी होती है जो कि उसके लिए ज़रूरी होती है। इतना ही था।